लेकिन चलो फिर भी हम इन लोगों की बात मान लेते हैं कि ईवीएम के साथ कुछ गड़बड़ की जा सकती है, क्योंकि अगर लोगों को शक है ईवीएम पर तो हमें उनका शक दूर करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ईवीएम का जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, उसको चेंज करने की जरूरत है। तो इसके लिए जो ईवीएम की तीनों चारों यूनिट है उनको एक साथ ही फिक्स किया जा सकता है, वो भी कुछ ऐसे ग्लास बॉक्स टाइप डिजाइन में, जो कि 3 साइड से कवर्ड होगा, सिर्फ ऊपर और आगे की तरफ उसमें ग्लास होगा। सो हे गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे 2024 के सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, जो कि है इलेक्शन। और आज हम डिटेल में बात करेंगे जो पहले बैलेट बॉक्स से वोटिंग होती थी उसमें क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ईवीएम को लाया गया, और अब ईवीएम से लोगों को क्या दिक्कतें हैं जिसकी वजह से वापस से बैलेट बॉक्स की डिमांड हो रही है, और क्या ये डिमांड सही है, और अगर नहीं तो ईवीएम से जो भी दिक्कतें हैं उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जो पहले बैलेट बॉक्स से वोटिंग होती थी वो कैसे होती थी। तो बैलेट बॉक्स में आपको एक ऐसा बॉक्स देखने को मिलता है जिसके ऊपर एक कटआउट होता था, और साथ ही आपको बैलेट पेपर मिलता था जिसके ऊपर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके निशान होते थे। जो भी आपके एरिया से पॉलिटिकल पार्टी का जो उम्मीदवार है जो इलेक्शन में खड़ा हो रहा है उसका निशान वहां आपको देखने को मिलता था, और उस निशान के आगे आपको एक खाली बॉक्स देखने को मिलता था। आप जिस भी पार्टी को वोट देना चाहते हो उसी बॉक्स में आपको ठप्पा लगाना होता था, और ठप्पा लगाने के बाद आपको इस बैलेट पेपर को बैलेट बॉक्स में डालना होता था। और उसके बाद ये जो बैलेट बॉक्स है इनको सीसीटीवी और सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता था, और काउंटिंग वाले दिन उनको स्ट्रॉन्ग रूम से निकालकर काउंटिंग स्टेशन तक लाया जाता था, और उसके बाद काउंटिंग होती थी और रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता था कि कौन सी पार्टी जीती है। सो अब बात करते हैं इस प्रोसेस में क्या क्या दिक्कतें होती थी। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि इससे पेपर बहुत ज़्यादा वेस्ट होता था। जैसे कि मान लेते हैं आपके एरिया में 1 लाख वोटर्स हैं, लेकिन वोटिंग वाले दिन सारे वोटर तो वोट डालने नहीं आते। हो सकता है 70% लोग वोट देने आए, लेकिन जो बैलेट पेपर है वो तो हमें पूरे 1 लाख ही रखने होंगे, और इस तरह लगभग 30,000 जो बैलेट पेपर हैं वो वेस्ट हो जाते थे। और भारत में हर महीने कहीं ना कहीं इलेक्शन तो चलते ही रहते हैं, और इससे पेड़ों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता था। और जो दूसरी प्रॉब्लम थी वो यह थी कि जो बैलेट बॉक्स है इनको आसानी से गायब किया जा सकता है। जैसे वेस्ट बंगाल में आपने एक वीडियो देखी होगी जिसमें एक बंदा पूरा बैलेट बॉक्स ही लेकर भाग जाता है। और जो तीसरी प्रॉब्लम थी वो थी बूथ कैप्चरिंग। जैसे किसी एक पार्टिकुलर बूथ पर माफिया द्वारा कंट्रोल कर लिया जाता था, किसी को वोट नहीं देने दिया जाता था, और माफिया द्वारा सारे वोट किसी एक पार्टिकुलर पार्टी को ही डाल दिए जाते थे। इसके अलावा जो चौथी प्रॉब्लम थी वो थी स्ट्रॉन्ग रूम से जो काउंटिंग स्टेशन तक जब बैलेट बॉक्स को लाया जाता था गाड़ियों में भरकर, तो बीच रास्ते में पूरी की पूरी गाड़ियां ही चेंज कर दी जाती थी। और जो पांचवी प्रॉब्लम थी वो थी वोटों की काउंटिंग। क्योंकि इतने सारे वोट्स होते थे तो इसके लिए मैन पावर भी ज्यादा चाहिए होती थी, और इसके अलावा जो काउंटिंग है वो दिन रात चलती थी, और रात में जो बैलेट पेपर की जो गड्डियां होती थी वो बहुत सारी गड्डियां गायब कर दी जाती थी। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम यह भी थी कि जब आप ठप्पा लगाते हो तो जो स्याही है वो जल्दी नहीं सूखती थी, और जब आप ठप्पा लगाकर पेपर को बैलेट बॉक्स में डालते हो तो स्याही कहीं और लग जाती थी, जिसकी वजह से जो बहुत सारे वोट है वो इनवैलिड हो जाते थे। और इसी वजह से उसके बाद ये कहा गया कि जो बैलेट पेपर है उसको आपको फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालना है। लेकिन उसमें भी यही प्रॉब्लम थी, जैसे आपने पहले उम्मीदवार पर ठप्पा लगाया, लेकिन जब आपने उसको फोल्ड किया कुछ ऐसे, तो उससे जो ठप्पे का जो प्रिंट है वो किसी और उम्मीदवार के आगे लग जाता था, और उसके बाद यह पता करना मुश्किल होता था कि जो असली ठप्पा कौन सा है और उसका प्रिंट कौन सा है। इसलिए बहुत सारे वोट्स को इनवैलिड कर दिया जाता था। तो बैलेट बॉक्स से ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी जिससे ट्रू एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाते थे। और जो लोग बैलेट बॉक्स से इलेक्शन की डिमांड कर रहे हैं तो बैलेट बॉक्स कोई सोल्यूशन नहीं है, और इन्हीं सब वजहों से ईवीएम को लाया गया, जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। इसमें पहले 2 यूनिट होती थी, बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट। इसके बाद इसमें वीवीपैट को जोड़ा गया, और आजकल आपको एक 4th यूनिट वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट भी देखने को मिलती है, जो कि वीवीपैट का स्टेटस दिखाती है कि वीवीपैट ढंग से काम कर रहा है या फिर नहीं। जब आप वोट डालने जाते हो तो वहां पर आपको बैलेट यूनिट और वीवीपैट साथ में रखा हुआ देखने को मिलता है, और जो कंट्रोल यूनिट है और जो वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट है वो पोलिंग ऑफिसर के पास रखी होती है। सबसे पहले पोलिंग ऑफिसर बैलेट बटन दबाकर आपको अलाउ करता है कि आप वोट डाल सकते हो। आपका जो बैलेट यूनिट है उसके ऊपर ग्रीन लाइट ऑन हो जाती है। उसके बाद जिस भी पार्टी को वोट देना चाहते हो उसके सामने वाला बटन आप दबाते हो और रेड लाइट जल जाती है और बीप की साउंड आती है, और वीवीपैट में जिस पार्टी को आपने वोट दिया है उसके सिंबल के साथ आपको एक पर्ची देखने को मिलती है जो कि 7 सेकंड तक आपको दिखती है। इसके बाद ये जो पर्ची है वो वीवीपैट में ही गिर जाती है, और इस तरह कंफर्म होता है कि आपने वोट डाल दिया है। और इस तरह ईवीएम मशीन काम करती है। और ईवीएम को स्टैंड अलोन इंडिपेंडेंट मशीन भी कहा जाता है, क्योंकि इस मशीन को किसी भी बाहरी तरीके से इंटरनेट, वाईफाई या फिर ब्लूटूथ की मदद से कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो इस मशीन को दूर से हैक नहीं किया जा सकता।
और ये जो मशीन है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने मिलकर बनाई है और ये मशीन पूरी तरह से मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इस मशीन का कंट्रोल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पास रहता है। जैसे इलेक्शन की डेट आती है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जहां भी इलेक्शन होने हैं वहां के स्ट्रॉन्ग रूम में इन मशीन्स को भेजता है और जो स्ट्रॉन्ग रूम है वो 24/7 सिक्योरिटी फोर्सेज और लाइव सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में रहते हैं और हर एक ईवीएम मशीन का सीरियल नंबर अलग होता है। कौन सी मशीन किस बूथ में जाएगी यह किसी को नहीं पता होता, क्योंकि ये सबसे आखिर में कंप्यूटर द्वारा रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। उसके हिसाब से ही मशीनों को अलग अलग बूथ में भेजा जाता है और जब ये सारी मशीन स्ट्रॉन्ग रूम में होती हैं तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजती है ताकि मशीनों के साथ कोई छेड़खानी तो नहीं हुई है वो चेक कर सके और चेक करने के बाद ये सारी मशीन वापस से स्ट्रॉन्ग रूम में रख दी जाती हैं और स्ट्रॉन्ग रूम को लॉक कर दिया जाता है और सील लगा दी जाती है। और ये सारा काम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी मौजूदगी में होता है और स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर 24/7 सिक्योरिटी फोर्सेज और लाइव कैमरा रिकॉर्डिंग चलती रहती है। कोई भी पार्टी कभी भी ये जो लाइव रिकॉर्डिंग है उसको चेक कर सकती है और जब वोटिंग का दिन आता है तो ये सारी मशीन अलग अलग पोलिंग स्टेशन तक पहुंचा दी जाती है। हर एक मशीन की एक यूनिक आईडी होती है जो कि एक पार्टिकुलर पोलिंग स्टेशन को असाइंड की जाती है। जैसे कि 1 नंबर की जो मशीन है वह इस पोलिंग स्टेशन पर जाएगी और यह सब कंप्यूटर द्वारा रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है। अगर कोई मिसमैच होता है तो इस प्रोसेस को वहीं पर रोक दिया जाता है और जब यह मशीन पोलिंग स्टेशन पर पहुंचती है तो सबसे पहले एक मॉक पोल कंडक्ट करवाया जाता है जिसमें लगभग 50 वोट डाले जाते हैं और वीवीपैट से भी इनको मैच किया जाता है और यह सब जो अलग अलग पार्टीज हैं उनके जो रिप्रेजेंटेटिव है उनकी मौजूदगी में होता है ताकि वो चेक कर सके कि मशीनों में कोई भी दिक्कत नहीं है और अगर कोई दिक्कत आती है तो इस प्रोसेस को वहीं पर रोक दिया जाता है। जिस मशीन के साथ दिक्कत है उसको चेंज किया जाता है और फिर से मॉक पोल कंडक्ट करवाया जाता है और उसके बाद ही वोटिंग स्टार्ट की जाती है। तो इस तरह से ईवीएम से वोटिंग होती है। सो अब बात करते हैं लोगों को ईवीएम से क्या क्या दिक्कतें हैं। तो सबसे पहली परेशानी तो यही है कि लोग कहते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो उस पार्टी का है जो चुनाव हार जाती है। एक पार्टिकुलर पार्टी जो किसी एरिया से चुनाव जीत जाती है वह कभी नहीं कहती कि ईवीएम हैक हो चुकी है, लेकिन वही पार्टी अगर किसी दूसरे एरिया से चुनाव हार जाती है तो वह राग अलापने लगती है कि ईवीएम हैक हो गई है। अगर हम बात करें दूसरी परेशानी की तो वो यह है कि कुछ लोगों का कहना है कि 1 लाख वोटों तक तो सब कुछ सही चलेगा, लेकिन 1 लाख वोट होने के बाद जितने भी वोट होंगे वो किसी एक पार्टिकुलर पार्टी को ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब है ईवीएम की प्रोग्रामिंग को चेंज किया गया है, किसी ने ईवीएम के साथ छेड़खानी की है। लेकिन 24/7 सिक्योरिटी फोर्सेस और लाइव सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग के होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन चलो फिर भी हम मान लेते हैं कि आपने किसी तरीके से मिस्टर इंडिया बन के स्ट्रॉन्ग रूम में घुस के कुछ मशीनें चुरा ली, लेकिन आप कितनी ही मशीन चुराओगे? हो सकता है आप 2-3 मशीन चुरा के उनकी प्रोग्रामिंग चेंज कर दो, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि जिस मशीन की प्रोग्रामिंग आपने चेंज की है वो आपकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएगी? क्योंकि कौन सी मशीन कहाँ जाएगी यह कंप्यूटर द्वारा रैंडमली सिलेक्ट किया जाता है और यह सबसे आखिर में डिसाइड होता है। इसके बाद जो तीसरी प्रॉब्लम है वो यह है कि ईवीएम के बारे में लोग कहते हैं कि यहाँ पर आप एक बार बटन दबाओगे और वहाँ पर एक पार्टी को 2 बार वोट चला जाएगा। तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे जो कंट्रोल यूनिट में जितने वोट पोल्ड हुए हैं और जितने वीवीपैट से पर्चियां निकली हैं उनका मिसमैच होगा, तो यह भी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जो चौथी प्रॉब्लम है तो लोगों का कहना है कि जब वोटिंग कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मशीनों में वोट बढ़ाए जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वोटिंग का स्टार्टिंग टाइम और एंडिंग टाइम दोनों को ही नोट किया जाता है और जैसे ही वोटिंग कंप्लीट होती है तो हर एक मशीन में जितने वोट डाले गए हैं उनको लिखा जाता है। जैसे कि एक मशीन में 1300 वोट डाले हैं तो वहाँ पर लिखा जाता है कि इस नंबर की मशीन पर 1300 वोट डाले गए हैं और यह सब नोट करने के बाद मेंबर्स द्वारा इन पर साइन किया जाता है और यह सारा काम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में होता है। और जब सारे ओके बोल देते हैं तभी इन मशीनों को सील करके और उसके बाद सारे मेंबर्स इस सील के ऊपर साइन करते हैं और उसके बाद इन मशीनों को उनके बॉक्स में डालकर वापस से सील किया जाता है ताकि कोई भी इन सील को तोड़े बिना मशीन के साथ कोई छेड़खानी ना कर सके। उसके बाद इन मशीनों को वापस से स्ट्रॉन्ग रूम में रख दिया जाता है और स्ट्रॉन्ग रूम को लॉक कर दिया जाता है और सील लगा दी जाती है। और यहाँ भी हर एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव मौजूद रहते हैं और स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर सिक्योरिटी फोर्सेज और लाइव सीसीटीवी रिकॉर्डिंग 24/7 चलती रहती है और यह रिकॉर्डिंग कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी चेक कर सकती है। और जिस दिन काउंटिंग होनी होती है उस दिन हर एक पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है और उनके सामने ही स्ट्रॉन्ग रूम का लॉक खोला जाता है और हर एक मशीन की सील चेक की जाती है। अगर किसी भी मशीन की सील टूटी हुई मिलती है तो ये जो प्रोसेस है उसको वहीं पर रोक दिया जाता है और जब सारे लोग सहमति दे देते हैं तो मशीन को खोला जाता है और रिजल्ट का बटन दबाया जाता है।
कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। और जैसे जैसे काउंटिंग आगे बढ़ती रहती है, आपने देखा होगा मीडिया वाले बताते रहते हैं कि यह पार्टी इतने वोटों से आगे चल रही है। और जब एक पार्टिकुलर पार्टी किसी राज्य से चुनाव जीत जाती है तो कभी कुछ नहीं बोलती, लेकिन अगर वही पार्टी किसी दूसरे राज्य से चुनाव हार जाती है तो वह हल्ला करने लगती है कि ईवीएम हैक हो गई है। और आपने ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे जहां संसद में ईवीएम को हैक करके दिखाया जा रहा है, रोड साइड पर ईवीएम हैक की जा रही है। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई रियल ईवीएम नहीं है, ये सब उनकी ही बनाई हुई है जिसको उन्होंने खुद ही एडिट किया है। तो जब तक कोई रियल ईवीएम को हैक करके नहीं दिखाता तो आप ऐसे किसी भी वीडियो पर बिलीव मत कीजिए। और इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर 3 जून 2017 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी पॉलिटिकल पार्टी से कहा था कि आप दुनिया के किसी भी एक्सपर्ट को बुलाकर लाइए और जो ईवीएम है उसको हैक करके दिखाइए। लेकिन मजे की बात यह है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसके लिए अप्लाई नहीं किया। सिर्फ 2 ही पॉलिटिकल पार्टी CPIM और NCP ने इसके लिए अप्लाई किया था। लेकिन जिस दिन हैक करने का दिन था उस दिन इन दोनों में से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां नहीं पहुंची, क्योंकि किसी भी चीज़ के बारे में हल्ला करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात करने की आती है तो कोई आगे नहीं आता, क्योंकि उन पार्टी को भी नहीं पता कि ईवीएम हैक हो सकती है या फिर नहीं। और अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां पहुंच जाती और ईवीएम हैक नहीं कर पाती तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती, साथ ही वोटों का भी नुकसान होता। तो इस वजह से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वहां नहीं पहुंची। और इसके बाद कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ईवीएम को यूज़ क्यों नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी डेवलप्ड कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो हमारे आसपास भी नहीं है, यहाँ तक कि हमसे आधी से आधी भी नहीं है। और जहाँ तक हम बात करें चाइना की, तो चाइना में डेमोक्रेसी ही नहीं है। तो शायद अब आपको समझ आ गया होगा कि ईवीएम हैक नहीं की जा सकती। लेकिन चलो फिर भी हम इन लोगों की बात मान लेते हैं कि ईवीएम के साथ कुछ गड़बड़ की जा सकती है, क्योंकि अगर लोगों को शक है ईवीएम पर तो हमें उनका शक दूर करने की जरूरत है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि ईवीएम का जो स्ट्रक्चर है, जो डिजाइन है, उसको चेंज करने की जरूरत है। तो इसके लिए जो ईवीएम की तीनों चारों यूनिट है उनको एक साथ ही फिक्स किया जा सकता है, वो भी कुछ ऐसे ग्लास बॉक्स टाइप डिजाइन में, जो कि 3 साइड से कवर्ड होगा, सिर्फ ऊपर और आगे की तरफ उसमें ग्लास होगा। और यहाँ पर जो बैलेट यूनिट है उसको आगे की तरफ इंस्टॉल किया जा सकता है, जहां आप वोट देने के लिए बटन दबाते हो। और जो वीवीपैट का मैकेनिज्म है उसको ग्लास बॉक्स के अंदर ही फिक्स किया जा सकता है, जहां से जो पर्ची है वो प्रिंट होगी। और जो कंट्रोल यूनिट और जो वीवीपैट स्टेटस डिस्प्ले यूनिट है उसको इस ग्लास बॉक्स के पीछे की तरफ इंस्टॉल किया जा सकता है, या फिर उसको दूर भी रखा जा सकता है। जैसे ही पोलिंग ऑफिसर बैलेट बटन दबाकर आपको वोट देने के लिए अलाउ करेगा तो आप बैलेट यूनिट से जिस पार्टी को आप वोट देना चाहते हो उसका बटन दबाओगे, और उसके बाद ग्लास बॉक्स के अंदर वीवीपैट मैकेनिज्म से जो पर्ची प्रिंट होगी उसको आप इस ऊपर वाले ग्लास से प्रिंट होते हुए देख पाओगे, और सामने वाले ग्लास से आप उस पर्ची को नीचे गिरते हुए भी देख पाओगे। और हर एक पर्ची पर सीरियल नंबर होगा और जिस पार्टी को आपने वोट दिया है उसका सिंबल होगा। जैसे ही पर्चियां गिरती रहेंगी वहाँ एक छोटे से डिस्प्ले पर काउंटिंग चलती रहेगी, जैसे 1 पर्ची गिरी है, 10 गिरी है, 100 गिरी है, उनकी काउंटिंग चलती रहेगी। और जैसे ही वोटिंग खत्म होगी, वीवीपैट से जितनी पर्चियां गिरी हैं और जितने लोग वोट देने आए थे उनको मैच किया जा सकता है और नोट किया जा सकता है, ताकि बाद में कोई वोट ना बढ़ा सके। और वोटिंग से पहले मॉक पोल कंडक्ट करवाने के बाद ये जो बॉक्सेस हैं इनको लॉक कर दिया जाएगा और सील लगा दी जाएगी। और उसके बाद इन बॉक्सेस को सिर्फ काउंटिंग वाले दिन ही खोला जाएगा, और बाकी का जो सिक्योरिटी का प्रोसेस है वो सेम रहेगा जैसा ईवीएम में होता है। इन बॉक्सेस को सील करना, मेंबर्स और पोलिंग ऑफिसर के साइन करवाना, 24/7 सिक्योरिटी फोर्सेस और लाइव सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में रखना, और ये सारा काम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव की मौजूदगी में ही होगा। और इस तरह जो लोगों की प्रॉब्लम्स हैं कि वीवीपैट में पहले से बीजेपी की पर्चियां होती हैं, या फिर जब हम वोट डालते हैं तो वीवीपैट में हमने जिसको वोट डाला है उसकी पर्ची तो दिखती है, लेकिन जब वीवीपैट का ग्लास वापस से ब्लैक हो जाता है तो उसके बाद एक पर्ची बीजेपी को जाती है जो कि हमें नहीं दिखती। और मैं आपको बता दूं, हमेशा जो पार्टी सत्ता में होती है उसको क्रिटिसाइज किया ही जाता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में ट्रांसपेरेंसी तो होनी ही चाहिए, लोगों को वोटिंग पर कोई शक नहीं होना चाहिए। और जब सब कुछ ट्रांसपेरेंट होगा तो लोगों की जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी उनका शक है, वो सारा दूर हो जाएगा। और अब कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जो पर्ची है जो वीवीपैट से प्रिंट होती है वो हमारे हाथ में दे दो, जिसके बाद हम उसको बॉक्स में डाल देंगे, तो इससे दिक्कत हो सकती है। हो सकता है इन पर्चियों को बॉक्सेस से गायब कर दिया जाए, या फिर पूरे बॉक्स को ही गायब कर दिया जाए, जैसे कि बैलेट बॉक्स में जो प्रॉब्लम्स होती थी। और यह भी हो सकता है कि कुछ लोग यह पर्ची बॉक्स में ना डालें, अपने साथ ले जाएं। हो सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी ने पैसे दिए हों ऐसा करने के लिए, ताकि इलेक्शन ठीक से ना हो पाए, या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है। और अगर काउंटिंग के टाइम इन पर्चियों को काउंट करने की जरूरत पड़ गई, जैसे कंट्रोल यूनिट में कोई गड़बड़ आ गई, या फिर किसी भी रीजन की वजह से काउंटिंग करने की जरूरत पड़ गई, तो काउंटिंग में मिसमैच होगा।
जिसकी वजह से इलेक्शन को फिर से कंडक्ट करवाना पड़ सकता है और एक बार इलेक्शन करवाने में काफ़ी पैसे लग जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं एक बार इलेक्शन करवाने में। सो गाइज कुछ इस तरीके से जो लोगों का शक है ईवीएम के ऊपर उसको दूर करके ट्रू एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाए जा सकते हैं और इससे हम वन नेशन वन इलेक्शन भी कंडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक बार इलेक्शन करवाने में काफ़ी खर्चा हो जाता है। क्योंकि इलेक्शन के टाइम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पैसे को पानी की तरह बहाती हैं, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं और इसका असर हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ता है। और अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहते हो कि ईवीएम में हम और क्या चेंजेस कर सकते हैं तो इसके लिए आप कमेंट्स में बता सकते हो। और जहां तक बात है पूरी तरह से ट्रू एंड फेयर इलेक्शन करवाने की, तो उसके लिए हमें हमारा जो पैसा है उसको डिजिटलाइज करने की जरूरत है, ई रूपी लाने की जरूरत है, हमारा जो टैक्स सिस्टम है उसको चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि पॉलिटिक्स में 99% लोग करप्ट हैं जो सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। हो सकता है 1% लोग ईमानदार हों जो देश के बारे में सोचते हों, लेकिन 99% लोग जो पॉलिटिक्स में आते हैं वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई एक बार MP MLA बन जाता है तो इतना पैसा इकट्ठा कर लेता है कि उसकी 7 पीढ़ियों को पैसा कमाने की जरूरत नहीं पड़ती। हजारों करोड़ों के घोटाले किए जाते हैं, कंपनियों के साथ मिलकर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में गड़बड़ की जाती है, टैक्स की चोरी की जाती है, पैसे देकर लोगों के वोट खरीदे जाते हैं, पैसे देकर वोटों की हेराफेरी की जाती है, NGO ओपन करके अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट किया जाता है और ये सारी प्रॉब्लम्स पैसे से ही रिलेटेड हैं। तो इसके लिए हमें जो 100 रुपए से बड़े नोट हैं उन्हें बंद करना होगा, ई रूपी लेकर आना होगा, हमारा जो टैक्स सिस्टम है उसको चेंज करना होगा। और ये सब हम कैसे कर सकते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया इस वीडियो में, आप इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। सो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर से कर देना ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। चैनल पर नए हो और ये आवाज़ पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।